नमस्ते। आज हम कल की वीडियो से आगे शुरू करने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था स्वर, वर्ण और वर्णमाला में। आज हम स्वर से आगे व्यंजन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन हम सभी ने पढ़ा हुआ है, क ख ग घ ये सारे हमने पढ़े हुए हैं और इन्हीं को व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा जो होती है वो होती है वायु जब रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है। ठीक है, स्वर में जब वायु मुख से बाहर निकलती है तो कोई रुकावट नहीं होती, बिना रुकावट के वो बाहर निकलती है। लेकिन जब व्यंजन की बात आती है, व्यंजन का उच्चारण जब होता है तो जो मुख के अंदर जो हमारी श्वास होती है, जो वायु होती है, वो थोड़ी सी रुकावट के साथ, उसमें बाधा उत्पन्न होती है और रुकावट के साथ वो हमारे मुख से बाहर आती है। उन सभी वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण यानी व्यंजन को हमने किस किस आधार पर बांटा हुआ है? तो ये 4 तरह के आधार हैं इसके। नंबर 1 उच्चारण स्थान। उच्चारण यानी हम बोलते समय जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, वो कहाँ से निकल रही है, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। अगला है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न यानी कोशिश, जब हम कोशिश कर रहे हैं तो किस तरह से वो हवा जो है बाहर आ रही है मुख के, किस तरह से रुकावट उत्पन्न हो रही है, उसे हम कहते हैं प्रयत्न के आधार पर। अगला है प्राणत्व के आधार पर यानी हवा। प्राण का अर्थ होता है हवा। हवा यानी जब श्वास की जो मात्रा होती है, जो हमारे मुख के अंदर जो वायु होती है, श्वास हमारी सांस की मात्रा जब उस वर्ण का उच्चारण करते समय जितनी मात्रा में बाहर निकलता है वो होता है प्राणत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर घोष यानी कंपन। घोष, अगर वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख के किसी भी भाग में घर्षण उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, तो वो घोष कहलाता है। घोष यानी कंपन। इसको हम बारी बारी से एक बार विस्तार में देख लेते हैं किसको क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक आपके लिए चार्ट भी बनाया जिससे आपको इन सभी शब्दों के अर्थ को समझने में मदद मिलेगी। तो हम बारी बारी से देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण, पहला हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण, जैसा कि मैंने आपको बताया, बोलना, ध्वनि जो है हमारे मुख से किस तरह से बाहर निकल रही है, कौन से स्थान से बाहर निकल रही है, उसको कहते हैं उच्चारण। तो उच्चारण के स्थान पर जो हमारे भेद हैं वो 7 भेद बनते हैं। पहला है कंठ। कंठ सभी को पता है, गला, हमारा गला, यहाँ से जब ध्वनि बाहर निकलती है तो वो कंठ से निकलती है। तालव्य। तालव्य क्या होता है? अब तालव्य हमारा जो ऊपर के दांतों के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, यहाँ जीभ के ऊपर, इसे हम तालु कहते हैं। तालव्य, यहाँ जीभ के ये तो आपकी जीवा हो गई, जीभ, इसके ऊपर वाले दांतों की तरफ पीछे जो पीछे का हिस्सा जो है उसे तालु कहते हैं। अगला है मूर्धन्य। मूर्धन्य किसे कहते हैं? तो मूर्धन्य भी देखिए तालु के पास ही है, लेकिन ये हमारे दांत, ये जो हमारे ऊपर वाले दांत है उसके पीछे जो मसूड़े का हिस्सा है टच करता हुआ, उसको मूर्धा कहते हैं। हमारे ऊपर वाले दांतों के पीछे का जो हिस्सा है उसको मूर्धा कहते हैं और मूर्धा के और पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो तालु। ठीक है। अगला है दंत्य। दंत्य यानी दांत। जब हमारी जो जीवा है दांत को स्पर्श करती है वर्ण का उच्चारण करते समय तो वो सारे वर्ण कौन से कहलाते हैं? दंत्य वर्ण। वर्तस्य। वर्तस्य यानी दंत मूल। दांतों के नीचे मसूड़ों से जब घर्षण करते हुए ध्वनि बाहर निकलेगी तो वो वर्तस्य यानी दंत मूल कहलाते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन कि वर्तस्य की ध्वनि कहाँ से निकलती है? तो मसूड़ों के पास से निकलती है। ठीक है, नीचे वाले मसूड़ों के पास से निकलती है। ओष्ठ। ओष्ठ यानी ओष्ठ, हमारे होंठ, हमारे लिप्स, इनको कहते हैं ओष्ठ। ठीक है, संस्कृत का शब्द है ये ओष्ठ, लेकिन अब हिंदी में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमारा शब्द हो गया है होंठ। तो होठों के माध्यम से जब ध्वनि, जब जो वर्ण का हम उच्चारण करते हैं उसमें हमारे जब होठ आपस में मिल जाते हैं तो उसका उच्चारण होता है। उन सभी वर्णों को कहते हैं ओष्ठ वर्ण। दंतोष्ठ। दंतोष्ठ यानी जब उच्चारण करते समय जो हमारा स्पर्श है वो दांत और होठ दोनों का होगा। जब दांत और होठ दोनों का स्पर्श होगा तो वो सारे व्यंजन दंतोष्ठ की श्रेणी में आएंगे। अगला है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर 8 भेद है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है कि प्रयत्न के आधार पर कितने भेद हैं और उन सभी भेदों के क्या नाम हैं। तो 8 भेद हैं, आप उनको देख सकते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन।
स्पर्श व्यंजन यानी उच्चारण करते समय जब ध्वनि है, जब हवा है, हमारे मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करे, फिर चाहे वो होठ को स्पर्श करे, मूर्धा, तालु, जिह्वा, कंठ, कहीं पे भी हमारे किसी भी भाग को स्पर्श करता है तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक सारे भी जो व्यंजन हैं वो सभी के सभी स्पर्श व्यंजन हैं। अगला है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन यानी जब हवा जब बाहर निकलती है तो वो घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, संघर्ष से, मुश्किल से बाहर निकलती है, घर्षण के साथ बाहर निकलती है, तो वो व्यंजन संघर्षी व्यंजन। इसमें दो व्यंजन आते हैं आपके, ज और फ। ज फ, ध्यान दीजिएगा, ये ज नहीं है, ये ज है, ज, और ये फ नहीं है, ये फ है। ठीक है, तो ज और फ ये दोनों जो हैं हमारी हिंदी में आगत ध्वनियाँ हैं, मतलब दूसरी भाषा से ली हुई ध्वनियाँ हैं। ये हमारी हिंदी की अपनी ध्वनि नहीं है, ये आगत है, दूसरी भाषा से ली हुई ध्वनियाँ हैं, ज और फ, इसलिए इनको कहते हैं संघर्षी व्यंजन। अगला है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी यानी जब उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है मुख के किसी भाग को स्पर्श भी करेगी, साथ में जब हवा बाहर निकलेगी तो वो घर्षण के साथ बाहर निकलेगी, तो इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। इन सभी का आप उच्चारण करके देखिए, च, छ, ज, झ, इन सभी में जो हमारी जीवा है वो ऊपर मूर्धा की तरफ, तालव्य की तरफ स्पर्श कर रही है, और साथ में जब वायु बाहर निकल रही है तो वो संघर्ष के साथ बाहर निकल रही है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अगला है पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन एक ही व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन ल। ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन में दे दिए गए थे 4 ऑप्शन, उनमें से जो ल है, ल को हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्विक का क्या अर्थ है? पार्श्विक जब ल का उच्चारण करते हैं, जब ल का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो ऊपर की तरफ टच हो जाती है, स्पर्श हो जाती है, और जो हवा है वो जीवा के दोनों तरफ से बाहर निकलती है। आप इसको उच्चारण करके देखिए मेरे साथ, ल, जीवा ऊपर रहती है, जो हवा है वो जीवा के दोनों तरफ से बाहर निकलती है, दोनों पार्श्वों से बाहर निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अगला है अनुनासिक। अनुनासिक को हम पंचमाक्षर भी कहते हैं, प्लस इसको नासिक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके 2 नाम और हैं, अनुनासिक, इन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं और नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। अनुनासिक का अर्थ है जब जो ध्वनि है वो हमारे मुख के साथ साथ हमारी नाक से भी बाहर निकलती है, तो ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अब इन सब का आप उच्चारण करके देखिए, ण, य, ण, न, म, सभी में ध्वनि जो है मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर आ रही है, इसलिए ये अनुनासिक कहलाते हैं। और इन सभी वर्णों को पंचमाक्षर भी कहते हैं, क्योंकि यही जो पंचमाक्षर होते हैं ना, यही अनुस्वार का काम करते हैं। किसी भी शब्द में जब हम ऊपर बिंदी लगाते हैं ना, बिंदी जब लगती है तो वो अनुस्वार, जैसे ये पंचमाक्षर ही मैंने लिखा हुआ है, पंचमाक्षर में जो ऊपर बिंदी लगी है ये अनुस्वार कहलाती है, और वो जो अनुस्वार बनता है वो इन्हीं 5 वर्णों से बनता है। अगला है उत्क्षिप्त यानी द्विगुण व्यंजन। इसके 2 नाम हैं, उत्क्षिप्त और द्विगुण। उत्क्षिप्त व्यंजन में झटके के साथ जो है वायु बाहर निकलती है, हमारी जीवा पहले स्पर्श करती है ऊपर की तरफ और उसके बाद वो झटके के साथ नीचे गिरती है, इसलिए इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इसका आप उच्चारण करके देखें, ड़, ध, ड़, ध। जब भी हम बोलते हैं तो जीवा पहले ऊपर जाती है और फिर झटके के साथ नीचे की तरफ आती है, इसलिए इनका जो नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अगला है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित, र, प्रकंपित मतलब कंपन करने वाला, इसका दूसरा नाम रखा गया है लुंठित। प्रकंपित, जब हम र का उच्चारण करते हैं तो गले में हमारे जो है कंपन उत्पन्न होता है, हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। यहाँ हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं और इनमें कंपन जब होता है तो इसको कहते हैं प्रकंपित या फिर लुंठित वर्ण। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि
र को क्या कहा जाता है, तो इसका एक नाम है लुंठित व्यंजन। अगला है संघर्षहीन सप्रवाह। संघर्षहीन मतलब संघर्ष के बिना। जिस तरह से आपने स्वरों में पढ़ा था कि जितने भी स्वर होते हैं उसका उच्चारण करते हुए जो वायु है वो मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उसी तरह से जब हम य और व का उच्चारण करते हैं तब भी वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। इसलिए इन दोनों व्यंजनों को संघर्षहीन सप्रवाह कहा गया है, संघर्षहीन व्यंजन कहा गया है। और इन्हीं दोनों व्यंजनों को अर्ध स्वर का भी नाम दिया गया है, क्योंकि ये भी स्वर की तरह ही बिना रुकावट के इनका उच्चारण होता है। बिना रुकावट के जो वायु है, जो हवा है, वो हमारे मुख के बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी नाम दिया गया है। अगला हम पढ़ते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राण, प्राण का अर्थ होता है हवा। प्राण यानी हवा। अब प्राण, कितनी मात्रा में हवा हमारे मुख से बाहर निकल रही है। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कितनी मात्रा में वो जो हवा है हमारे मुख से बाहर निकलेगी, उसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण के जो व्यंजन हैं उनकी संख्या है 19। अल्प प्राण के जितने भी व्यंजन लिखे गए हैं उनकी संख्या है 19 और महाप्राण के जितने व्यंजन हैं उनकी संख्या है 14। ठीक है, अल्प प्राण में 19, महाप्राण में 14। अब अल्प प्राण का क्या अर्थ है? देखिए, अल्प प्राण यानी कम मात्रा में जब वायु मुख से बाहर निकले। हमारी जो श्वास है, जो हमारी सांस है, उच्चारण करते समय हमारी श्वास की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकलती है, तो वो सारे व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अगला है महाप्राण व्यंजन। जब जो वायु है वो ज़्यादा मात्रा में बाहर निकले, ज़्यादा ज़ोर के साथ हमें बोलना पड़े, तो वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अगला है घोषत्व के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो कितना होता है, तो घोष का अर्थ होता है कंपन। घोष का अर्थ कंपन। जब हम उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है तो वो सारे व्यंजन सघोष कहलाते हैं। जब कंपन उत्पन्न होता है तो सघोष, और जब कंपन नहीं होता तो अघोष। ठीक है, स मतलब घोष के सहित, घोष के साथ, कंपन के साथ। अघोष, अ यानी बिना, घोष के बिना। तो अघोष में वो सारे व्यंजन आएंगे जब कंपन नहीं होगा बोलते समय। उसी तरह सघोष में वो सभी व्यंजन आएंगे जिनको बोलते समय थोड़ा सा कंपन, थोड़ा सा घर्षण हो रहा है। तो अघोष जो हैं वो 13 व्यंजन हैं, सघोष 31 व्यंजन हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें सभी व्यंजनों को, सभी वर्णों को लिख करके हर एक वर्ण का अलग अलग से स्थान बता दिया जाएगा कि उच्चारण के स्थान पर कौन सा व्यंजन किस श्रेणी में आता है, प्रयत्न के आधार पर कौन सा व्यंजन किस श्रेणी में आता है, इसमें तो आपने देख भी लिया है। और प्राणत्व के आधार पर कौन सा व्यंजन, यानी कौन से व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं, कौन से महाप्राण कहलाते हैं, कौन से घोष व्यंजन है, कौन से अघोष व्यंजन हैं, तो ये आपको अगली वीडियो में अब बताया जाएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। बीच में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से सुनने की कोशिश करें। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।